प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं हिंदी शिक्षक राजेश कलिया विवेकानंद कोचिंग के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरा पहला वीडियो है। आज का मेरा जो हिंदी शिक्षण होगा उसका विषय रहने वाला है भाषा। आप आज की क्लास को बहुत ही इत्मीनान से देखे व समझे। आपने ऑफलाइन क्लासों में हमें अतीव प्रेम व समर्थन दिया है। मेरी आशा है कि आपको ये ऑनलाइन क्लास भी अच्छी तरह से रास आएगी। हमारी केवल आशा ही नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये कक्षाएं जीवंत हो, इस कक्षाओं को हम सजीव रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी औपचारिकताओं से बाहर निकलकर मैं मेरे विषय पे आता हूं। आज का मेरा विषय है भाषा। भाषा अंग्रेजी के लैंग्वेज का पर्याय है। अंग्रेजी में इसको लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। इनका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। अगर भाषा की डेफिनेशन को हम शब्द से जाने तो कहेंगे अभिव्यक्ति का वह साधन जिससे मानव अपने विचारों, कथनों एवं सुख दुखों का इजहार करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप भाषा की परिभाषा को जानें। अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिससे मानव अपने विचारों, कथनों एवं सुख दुख का इजहार करता है, उसे भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिससे मानव अपने विचारों, कथनों एवं सुख दुखों को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यहां मैं भाषा से संबंधित विशेष तथ्य बता रहा हूं आपको। इन तथ्यों को आप समझें। हिंदी जो है विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। इनकी मैं एक विशेष बात और बता दूं आपको। ये कई बार प्रश्न आता है, हिंदी है आकृति या रूप के आधार पर कैसी भाषा है? रूप या आकृति के आधार पर हिंदी जो है वो वियोगात्मक है। रूप या आकृति
के आधार पर, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी जो है वो बच्चों वियोगात्मक भाषा है। अच्छी बात है ये। इसके अलावा भारत में कई भाषा परिवार है और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार कौन सा है? भाषा परिवार, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, जिसको इंडो यूरोपियन बोला जाता है। प्यारे बच्चों, भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। तो चलो इसी भाषा शिक्षण के अंतर्गत मैं आपको भाषा परिवार बतला रहा हूं, थोड़ा समझे। भाषा परिवार, मैं एक तरफ क्रम संख्या लिख रहा हूं, इस तालिका से समझिएगा। भाषा परिवार और प्रतिशत। भारत में 4 भाषा परिवार है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चिन्नी तिब्बती। भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार का प्रतिशत जो है वो 73 है। सबसे छोटा भाषा परिवार है वो है चिन्नी तिब्बती। इनका जो प्रतिशत है वो है विद्यार्थियों 0.7%। तो 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चिन्नी तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार है। प्रतिशत की बात करें, भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है और हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। इनका प्रतिशत है बच्चों 73। जबकि द्रविड़ है, द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ भाषा परिवार है, इनकी प्रतिशत 25% इस भाषा परिवार से भाषाएं आती है। ऑस्ट्रिक कहे तो 1.3% और सबसे छोटा चिन्नी तिब्बती, इनकी प्रतिशत संख्या 0.7% है। भारत में 4 भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय, सबसे छोटा भाषा परिवार चिन्नी तिब्बती। देखिए, भारत में ये बता ही चुका हूं, भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा और चिन्नी तिब्बती सबसे जो छोटा भाषा परिवार है। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत हिंदी की आदि जननी ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा भी है। अच्छा प्रश्न बनता है, भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। तो चलो, आदि जननी, आदि जननी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। जबकि भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा, भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा भी संस्कृत है। जबकि सांस्कृतिक भाषा भारत की, सांस्कृतिक भाषा भारत की संस्कृति ही है। तो चलो, भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा संस्कृत है। इसके अलावा यहां मैं जो एक महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं वो है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। ये जो तथ्य है ये बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का विकास क्रम
आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। और हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। एक बार पुनः सुनिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी। तो चलो मैं यहां विकास क्रम लिख रहा हूं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी। यह हिंदी का विकास क्रम है। कई बार प्रश्न आ जाता है हिंदी भाषा का सुमेलित विकास क्रम है, तो इसमें गड़बड़ कर देगा अगला। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट इस प्रकार से दे दिया, उसके बाद में प्राचीन हिंदी, गड़बड़ हो जाएगा। पाली, संस्कृत, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश इस प्रकार से दे दिया। उचित क्या होगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। देखिए बच्चों, आप इनको थोड़ा ऐतिहासिक क्रम में भी याद रखें। देखिए, संस्कृत के दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो बच्चों वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। पर इतनी गहराइयों से ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। संस्कृत जो है, संस्कृत का समय वो है 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व है। संस्कृत का समय 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व है, जबकि पाली का है बच्चों 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक। पाली का विकास 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक, जबकि प्राकृत का हो जाएगा पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। ईस्वी और ईसा पूर्व इनकी पूरी जानकारी आपको इतिहास की किसी कक्षा में मिल जाएगी। इस हेतु आप BR कंसवासन की जो कक्षा है उनको ध्यान से देखिएगा। अपभ्रंश का समय विद्यार्थियों 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 1000 ईस्वी तक ये अपभ्रंश। अवहट का समय जो है वो लगभग 900 या 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, यानी कि इनके बाद बच्चों प्राचीन हिंदी का प्रादुर्भाव हो जाता है। कई बार इन्हीं में से एक गंभीर प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास कहां से आरंभ होता है? तो बच्चों इसका जवाब होता है अपभ्रंश। जबकि हिंदी का जो जायज क्रम है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी। विकास क्रम अच्छी तरह से याद रखें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशुद्धतः हिंदी भाषा का इतिहास आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। विशुद्धतः हिंदी भाषा का आरंभ कहां से माना जाता है? अपभ्रंश से, क्योंकि पहला कवि है वो अपभ्रंश का ही सरहपाद को माना जाता है। ये राहुल सांकृत्यायन का मानना है। तो चलो, आपको हिंदी के इतिहास में नहीं जानना है,
केवल सामान्य सी बात बता रहा हूं। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहां से माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। अब यहां पर 3-4 कथन है, उनको मैं अच्छी तरह से समझा दूं, उनको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मैं यहां पर 3 परिभाषाएं बताने वाला हूं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डॉक्टर भोला शंकर व्यास की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। एक तो है उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। एक तो बच्चों ये परिभाषा है, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ये परिभाषा दी थी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो है हिंदी का आरंभिक रूप अव्वट है। हिंदी का आरंभिक रूप अव्वट है। ये बच्चों परिभाषा है, ये है डॉक्टर भोला शंकर व्यास की। डॉक्टर भोला शंकर व्यास की। जबकि तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा यह है, पुरानी हिंदी प्राकृताभास हिंदी है। पुरानी हिंदी प्राकृताभास हिंदी है। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी कह सकते हैं, या पुरानी हिंदी को ही हम अपभ्रंश कह सकते हैं। पुरानी हिंदी क्या है? अपभ्रंश है, या अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी है। ऐसा हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो चलो, ये तीनों जो परिभाषाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यह परिभाषा किसने दी? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी में 3 कहानियां बहुत प्रसिद्ध रही, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो उसने कहा था। इसके अलावा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये भी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं, और ये अपने राजस्थान से ही संबंधित है। जयपुर के लेखक है, ये कवि है, आलोचक है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। जबकि डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने विद्यार्थियों ये कहा है कि हिंदी का आरंभिक रूप अव्वट है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पुरानी हिंदी प्राकृताभास हिंदी है। पुरानी हिंदी से तात्पर्य बच्चों अपभ्रंश है। एक बात और है, कई बार इसमें से सही कथन कौन सा है, कौन सा गलत है, एक भाषा का एक छोटा सा बिंदु यह भी मिल सकता है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अव्वट के नाम से भी जाना जाता। उत्तर अपभ्रंश जो है, देखिए, एक तो होता है उत्तरार्ध और एक होता है पूर्वार्ध। तो उत्तर अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या अव्वट के नाम से भी जाना जाता है, या इस नाम से भी पुकारा जाता है। अब बच्चों, मैं हिंदी भाषा की बात करता हूं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। वो कैसे? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिमी सिंह द्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था, या उस देश को सिंधु कहा जाता था। ईरान यानी कि फारस के साथ भारत के प्राचीन काल से ही संबंध थे, और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। ईरानी लोग हैं वो सिंधु को क्या कहते थे?
हिंदू। ये पहलवी भाषा परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? पहलवी भाषा परिवर्तन। ईरानी जो लोग हैं या फारसी लोग हैं वो सिंधु को क्या कहा करते थे? सिंधु को बच्चों हिंदू कहा करते थे। तो ईरानी लोग हैं या फारसी लोग हैं सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु से हिंदू जो पहलवी भाषा परिवर्तन है उसके अनुसार ध्वनि परिवर्तन हुआ। हिंदू से हिंद बना। हिंदू से फिर क्या बना? हिंदू से बच्चों हिंद बना। हिंदू से हिंद बना और हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से, ई प्रत्यय लगा, ये भी फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय, ये भी फारसी भाषा का है। तो हिंद में ई प्रत्यय लगने से हिंदी बना। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इनका अर्थ क्या है? हिंद का। इनका अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में भी आगे चलकर ये भाषा में परिवर्तित हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा सामान्य सा टॉपिक था भाषा। कल हम भाषा की विविध परिभाषाओं को जानेंगे। आज की कक्षा आपको कैसे लगी कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।